back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10 ICSE board. The name of chapter is structure of chromosomes. तो हम लोग क्लास 10 का जो था बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे. दिस इज़ अ पार्ट 3. इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने पहले के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, ये सारी चीज़ों को दो टॉपिकों में डिस्कस किया था. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. हमने पढ़ लिया था कि क्रोमोसोम्स कैसा होता है. हमने पढ़ा था कि जो क्रोमैटिड्स फाइबर्स होते हैं वो ही आगे चलकर जब सेल डिवाइड होती है तो वो क्रोमोसोम्स बदल हो जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं. ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना. अब इसको आपकी बुक से भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमारा बुक का स्टेटमेंट क्या कहता है ना. तो देखो, ईच क्रोमोसोम्स इज कंडेंस्ड फॉर्म एज विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीज़न. कोई भी क्रोमोसोम जो है वो जो इस एक जगह पर कंडेंस्ड हो पाता है, कंडेंस्ड हो जाता है ना, और उसको आप लोग देख सकते हो ये विजिबल है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीज़न. जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है उसी के दौरान आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हो. यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं जो ज्वाइंट होते हैं सेम पॉइंट पे अलॉन्ग विद द लेंथ लाइक दिस. मैं यहाँ पर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बना रही हूँ एज लाइक ये हमारा क्रोमोसोम्स है. ये एक्स शेप कुछ क्रोमोसोम्स होता है और यहाँ पर बीच में होता है सेंट्रियोम. क्या होता है बीच में हमारा जो होता है सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है हमारा, है ना. तो ये जो सेम होते हैं, जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. ये हमेशा याद रखना आप बात लोग, है ना, कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे. ये दो सेम होते हैं, है ना, ये ज्वाइंट होते हैं, कंसिस्ट होते हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स से. ये तो दो अगल बगल जो है वो बहनें हैं, ठीक है. तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलके बने होते हैं और इनके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में सेंट्रोमियर होता है. सेंटर में क्या होगा? सेंट्रोमियर. सेंटर से सेंट्रोमियर याद रहेगा आपको, है ना. उसके नीचे भी ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है. तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं. एंड ये जो होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स अलॉन्ग विद द लेंथ, यानी लेंथ के साथ ही दिया गया है. और ये जो आपको सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा साइड में भी होता है, एग्जैक्टली वहाँ पर सेंटर में नहीं होता, बट इसका नाम है सेंट्रोमियर. ये अपीयर होते हैं स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड रीजन पे जहाँ पर हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है. और हर एक क्रोमोसोम जो होता है ना, उसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो लोकेटेड होता है किसी पर्टिकुलर साइट पे. मतलब किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एक फिक्स साइट पर ही आपको सेंट्रोमियर दिखाई देगा. सेंट्रोमियर का काम क्या है? सेंट्रोमियर जो ये स्पेंडल फाइबर है इनको क्या करेगा, आपस में जोड़ कर रखता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न के दौरान आप सेंट्रोमियर को देखोगे किस तरीके से ये वर्क करता है ना. और जो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाते हैं. एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे एट द सेंट्रोमियर पे. ईच इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द अदर टूवर्ड द टू पोल्स. और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के अलग अलग पोल भेज देगा. मतलब इस तरीके से ये सेंट्रोमियर अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा. तो ये दोनों क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स से जो वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, है ना. ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सेपरेट हो जाएंगे. ये सब आप कब देखोगे? ये सब देखोगे आप सेल डिवीज़न में, है ना. ये सब आप सेल डिवीज़न में देखोगे. अभी हम लोग को ये आगे को पढ़ना है, ठीक है. अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको बताया है, अंडरस्टैंड. तो अपोजिट पोल पे ये दोनों क्या होंगे, अलग चले जाएंगे. एक नॉर्थ चला जाएगा, साउथ चला जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से डिवाइडिंग होगा सेल में. इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर को देखोगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न हमारा कंप्लीट हो जाता है, जब भी आपका सेल डिवीज़न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्रोमैटिड्स जो हैं उनको हम लोग क्रोमोसोम्स कहेंगे. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से मीन्स यहाँ पर जो स्पेंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स. डिकंडेंस एंड रिवर टू देयर वेरी लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड. अब आपको पता है कि ये क्रोमैटिड जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे तो उनको लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स बोलेंगे. उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से ये दोनों क्या होंगे, पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से एज लाइक दिस स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेंगे. तो इसको हम फिर से बोलेंगे क्या, ये भी क्रोमैटिन फाइबर में आ गए. एंड वुड यू बी से क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस नंबर ऑफ क्रोमोसोम डेट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवाइस, है ना. तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, है ना. जो वर्टिकल हाफ होता है, जो इसका वर्टिकल हाफ है ये वाला, इसको हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे. दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड जो होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, ये इसका वर्टिकल है. सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा क्या है, ये एक पेयर है और ये एक दूसरा पेयर है ना. तो ये जो वर्टिकल हाफ हैं एक दूसरे के, उनको हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे. ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है. और ये दो सिस्टर हैं, मतलब ये दोनों मिलाकर, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं,
है ना। ये तो वर्टिकल है अपने एक दूसरे के क्रोमैटिड्स, और ये जो सिस्टर हैं जो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, एकदम सेम टू सेम, डेट इज़ कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, बीच में अटैच करके रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। जब आप देखोगे कि सेंट्रोमियर क्या होता है, एना जब जो है सेल डिवाइड हो रही होती है, तो एक ऐसा फेज़ आता है जिसके दौरान जो हमारा सेंट्रोमियर है इन दोनों स्पिंडल फाइबर को अपोजिट डायरेक्शन में भेज देता है ना। ये देखोगे आप कब होता है ऐसा, ऐसा कब होता है ये आप देखोगे। हम लोगों ने कि किस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, जो सेंट्रोमियर होता है, ये जो बीच में सेंट्रोमियर है सेंटर में, इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रोमोसोम्स को क्या करता है, क्रोमोसोम्स में जो स्पेंडल फाइबर हैं सेल डिवीज़न के दौरान एक दूसरे को अटैच रखने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पर मैंने बताया जैसे आपको कि ये स्पेंडल फाइबर, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर थे वो फिर से स्पेंडल फाइबर में डिवाइड हो गए। अब ये क्या कर रहा है, ये जो सेंट्रोमियर है ये तो वहीं पर है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक तरीके से अटैच रखने की कोशिश कर रहा है, सर्व कर रहा है एज अ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ओके, नेक्स्ट इज it also have to reattach the sister chromatids of the chromosome during anaphase stage। और ये किस में हेल्प करता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि इस तरीके से अटैच थे, पहले आपने देखा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स इस तरीके से थे। जब एनाफेज जो है कंप्लीट होगा हमारा, जब कोई फेज़ आएगा सेल डिवीज़न का, ओके, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से अलग हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे। और अटैच करने का भी काम हमारा सेंट्रोमियर ही कर रहा है और डी अटैच करने का भी काम हमारा सेंट्रोमियर ही कर रहा है। इसका बात आप लोग को याद रखना है। अब ये कहाँ पर होगा, कौन से फेज़ में होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ जीन्स, जीन्स क्या होते हैं। आप लोग देखते हो कि आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टर आपके दादी से, आपके दादा से, आपके चाचा से, है ना, आपके घर के रिलेटिव से, आपकी मम्मी से, आपके पापा से मिलते जुलते हैं कुछ भी कैरेक्टर। आपके आँखों का रंग हो सकता है, आपके बालों का कलर हो सकता है ना, आपका बोलने का स्टाइल हो सकता है, आपका चलने का स्टाइल हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। सो जीन्स ये सब किस वजह से होता है, जीन्स की वजह से। जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, और बेसिकली ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से मिलके बना होता है जो हमारे पर्टिकुलर फीचर को बताता है, हमारी बॉडी के फीचर को बताता है कि कौन सी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई हैं, है ना। सो दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में यानी कि उनके बच्चों में जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग, है ना। आप भी होगे अपने घर में, तो आपके फेस को देख के, आपके हेयर के स्ट्रक्चर को देख के, आपके हेयर के कलर को देख के बोलते होंगे ना कि अरे इसकी मम्मी जैसा है, इसका हेयर तो इसकी मम्मी जैसा है, इसकी आंखें तो इसकी मम्मी जैसा है, पापा जैसी हैं। तो यही कलर, यही जो स्ट्रक्चर हैं जो आपके अंदर सिमिलरिटीज़ शो करते हैं एंड डिफरेंसेस शो करते हैं, दैट इज़ अ मीन्स ऑफ जीन्स। ये सब जीन्स की वजह से ही होता है ना। तो जीन क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का क्रोमोसोम्स में, ये कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन से मिलके बना होता है जो हर डीएनए, इसके पास क्या होता है, ये डीएनए को रिप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसमें हर कैरेक्टरिस्टिक को ये देख पाता है, जिसमें क्या होगा, पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर होंगे वो इसके बच्चों में जाएंगे ड्यूरिंग जीन्स। जीन जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करवाता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है आपको पता है, डीएनए, है ना। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही आता है। सो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो मैं इतना बता रही हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग सब लोग जानते हो बेटा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी अपराधी का पता लगा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा ना क्राइम पेट्रोल में, है ना, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, या फिर आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से वो लोग जो भी जहाँ पर भी कोई डेथ वगैरह होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पर एक एक चीज़ को वो लोग काउंट करते हैं, मतलब उसके हेयर के स्ट्रक्चर को, फिंगरप्रिंट्स को ले लेते हैं, ताकि आगे चलकर पता चल सके कि अपराधी कौन था, किसने ये क्राइम किया, है ना। तो बेसिकली ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वही एक फिंगरप्रिंटिंग में केमिकल्स का यूज़ होता है, जिसमें क्रिमिनल की मेटालिटी को हम बता सकते हैं, उसके ब्लड ग्रुप से, उसके स्टेन से, उसके हेयर से, उसके क्लोथ्स के स्ट्रक्चर से, हर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसमें हम उसके बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल मदर को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता रही इतना, है ना। चलो अब आ जाते हैं नीड फॉर न्यू सेल्स। हमें नई सेल की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों पड़ती है भाई। तो न्यू सेल जो होती है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है ना, वो हमारी रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की जो दूसरी सेल्स होती है उनको रिपेयर करने का काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम इज़ रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है ना।
फॉर द ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है भाई? आपने देखा है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है एक सिंगल सेल से। कैसे सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है? क्योंकि भाई वो बना किससे है? जाइगोट से बना है, सेल से बना है। आपको पता है कि जो बेसिकली मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रही हूँ कि ये मेल का है, ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है, ठीक है। इज़ अ मेल बॉडी एज फीमेल बॉडी। जब ये मेल एंड फीमेल बॉडी के सेल्स निकल कर आपस में फ्यूज़ होते हैं, जब ये फ्यूज़ होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं किसको? जाइगोट को। ये जाइगोट को फॉर्म करते हैं। अब यही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल। सो यहाँ पर क्या है कि जो भी लाइफ की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हो रही है ना। द फर्टिलाइज एक जाइगोट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो जाइगोट से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर एक सिंगल ही सेल दिखाई दे रही है आपको, है ना। यहाँ पे मेल एंड फीमेल की जो है, यहाँ पे क्या है, मेल के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? आपको पता है स्पर्म होता है ना। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है ना। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है। तो यहाँ से मेल से क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा। फीमेल से क्या निकलेगी? ओवरी निकलेगी। जब ये आपस में फ्यूज होंगे, है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं और बनता जो है वो जाइगोट बनता है। यही सिंगल सेल जाइगोट जो है वो आगे जाकर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से सेल डिवीज़न होता रहता है रिपीटेडली टू फॉर्म क्लस्टर सेल्स स्टार्ट शेपिंग डिफरेंट फंक्शन टिश्यूज ऑर्गन। इस तरीके से सोचो, एक जाइगोट सेल है, एक जाइगोट पहले जो होता है वो डेवलप होता है दूसरी सेल्स में। अब ये दूसरी सेल्स हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सारी नई नई सेल्स को बनाती हैं, डिवाइड होती रहती हैं लगातार, और बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप हमारा धीरे धीरे बनता रहता है हमारे मदर प्लेसेंटा में, यानी कि मदर की बॉडी में, इनसाइड द मदर बॉडी। सो ये सेल जो होती हैं डिवीज़न में हेल्प करती हैं एंड एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो ये हमारी ग्रोथ के लिए में भी हेल्प कर रही हैं। पहले क्या था? जाइगोट था, जाइगोट से फिर क्या हुआ? एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो से फिर एक ऑर्गन, फिर 2 ऑर्गन, फिर नेक्स्ट अलग अलग ऑर्गन, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, है ना। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ सेल यहाँ पर डिवाइड कर रही हैं, तभी हमारे अंदर ग्रोथ हो रहा है। समझ रहे हो बात को? ओके। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट कैसे होता है? तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। देयर इज़ ऑलवेज अ वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी की सेल्स जो है लगातार कुछ ना कुछ इसमें टूटता बनता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, और मतलब 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स 2 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हर दिन, हर सेकेंड हमारी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती, मतलब वो ख़राब सेल होती हैं तो उनका क्या होता है? डिस्ट्रॉय होती रहती है हमारी बॉडी में। तो उसकी जगह पे रिप्लेस कौन ले लेता है? उसकी जगह पे नई सेल उसकी जगह ले लेती हैं। तो ये होता क्या है? ये पुरानी सेल कहाँ जाती हैं? कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि पुरानी सेल से ही नई सेल मिलके बनी है। आप पढ़ चुके हो कि ये पुरानी सेल है, ये सपोज दैट ओल्ड सेल है। अब इस ओल्ड सेल्स ही 2 सेल बनी, अब इससे 2 सेल और डिवाइड हुई, इससे 2 सेल और डिवाइड हुई, अब इस 2 से और 2, इस 2 से और 2, इस 2 से और 2, और इस 2 से और 2। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न का चलता रहता है कंटिन्यूअसली, है ना। तो जो पुरानी सेल हैं उन्हीं से नई सेल बनती जा रही है, आप देख पा रहे हो। ओके। सो यहाँ पर बेसिकली जो है रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है? पुरानी सेल नई सेल की जगह ले रही हैं, है ना। और ये सेल डिवाइड्स कैसी होती हैं? ऑफ देयर पेरेंट सेल, उनकी पेरेंट सेल से, उनके बोन मैरो में। प्लांट्स में जो ओल्ड सेल होती हैं वो सूख जाती हैं, है ना। ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स फॉल ऑफ। आपने देखा है प्लांट्स में जो ओल्ड एंड ड्राइड लीफ होती हैं उसकी सेल जो होती हैं सूखने के बाद वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, न्यू वन ग्रो आउट, और उसके उस जगह पे नई सेल आ जाती है। बट हमारी बॉडी में इसका रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है कि पुरानी सेल से ही नई सेल बन जाती हैं, है ना। अब है फॉर रिपेयर। कैसे रिपेयर होता है? अ पार्ट ऑफ फॉर्म फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी देयर में बी एक्सीडेंट इंजरीज। सपोज डैट हम कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से, छोटी मोटी चोट की वजह से ही आपकी कोई सेल या आपका कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू ख़राब हो गया, है ना। सो इट में वो कट गया, या फिर कोई स्किन में कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर कुछ तरीका कोई कुछ भी हो गया आपके बोन वगैरह में, तो उसकी जगह पे जो रिपेयर होता है, सच इंजरीज इज़ डन थ्रू द सेल वी डिवाइड। तो ये जो इंजरी होती है उसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि हमारी सेल जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। कवर अप द गैप्स, वो उस गैप को देखा है आपने कि थोड़ी सी चोट लगती है, उसके बाद हमें ब्लड आता है, फिर उस पर पपड़ी जम जाती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, पपड़ी उखड़ करके फिर उसकी जगह पे वाइट सेल हो जाती है, फिर धीरे 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 उसके ऊपर वही चमड़ी फिर से आ जाती है।
वही स्किन फिर से आ जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो न्यू सेल है वो डिवाइड हो करके रिपेयर करती हैं हमारी बॉडी की सेल को, गैप को भर देती हैं। और हड्डियों के टूटने में भी ऐसे ही होता है। आपने देखा है ना, किसी को फ्रैक्चर होता है तो कुछ दिनों बाद उसको प्लास्टर करते हैं, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, उसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे? क्योंकि हमारी सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो डिवीज़न होता है वो कम हो जाता है, ज़्यादा जो बड़े मतलब ज़्यादा उम्र के लोगों में डिवीज़न थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनको जो है रिपेयर होने के चांसेस तो होते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो सेल होती हैं वो डिवीज़न बहुत कम कर देती हैं, है ना। सो रिमेंबर दिस, सेल डिवीज़न चाहे वो ग्रोथ का हो, रिप्लेसमेंट का हो, रिपेयरमेंट का हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का हो, सेम इन हर जगह क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे, है ना। हर जगह क्रोमोसोम्स के नंबर क्या रहेंगे भाई? सेम रहेंगे। अंडरस्टैंड? और आपको याद रखना है कि जो डुप्लीकेट करेगी सेल इक्वली डॉटर सेल में, वो एक तरीके का डिवीज़न है बॉडी सेल्स का। जितने भी आपके ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, रिप्लेसमेंट के जो भी सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। ये आपको याद रखना है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का नाम आए, आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो टेक प्लेस इज एक्टिविटी ऑफ द सेल डिवाइडिंग, मतलब यहाँ पे भी सेल डिवाइड हो रही है। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बाय माइटोसिस। अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है? अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है? अमीबा क्या करता है? देखो भाई, ये है रहा हमारा अमीबा, ये रहा हमारा अमीबा। इसकी एक सेल होती है ना, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। तो ये पेरेंट सेल है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पेरेंट सेल है, इसकी पेरेंट सेल है, ये पेरेंट्स बॉडी है। तो अब क्या करेगा ये पेरेंट बॉडी? क्या होगी, अपने सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी। मतलब इसको डिवाइड कर दी दो में, यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, अब इसको दो में डिवाइड कर दी। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं, है ना, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे, मतलब और डिवाइड करेगी। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो आप देखोगे कि इससे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब टू डॉटर सेल बन जाएंगी, टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या कर रहा है? अपने सेल को डिवाइड करके नया अपना जैसा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बट यहाँ पर जो केस हो रहा है, यहाँ पर ये जो केस है वो माइटोसिस का केस है। क्या है? माइटोसिस। क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली हो रहा है, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस के केस में ही आते हैं, ये याद रखना है आपको। तो देखो, अमीबा क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट सेल डिवीज़न डिवाइड करेगा, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर हो गया, बनियान ट्री के अंदर होगा, तो उसके अंदर कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके अंदर कोई स्पेशल, यहाँ पे देखा आपने कि अमीबा के पास कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं था। इसने अपना सेल कैसे डिवाइड किया? अपने सेल के डिवीज़न के द्वारा अपने बॉडी से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाया। बट हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर या किसी भी हायर प्लांट्स के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इस स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। लर्न इट, ओके, मियोसिस। अब जैसे कि स्पर्म प्रोड्यूस कर, यहाँ पे देखो कि टू प्रोड्यूस, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है स्पर्म एंड एग। स्पर्म एंड एग जो होते हैं वो रिसीव होते हैं वनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देयर पेरेंट सेल, दैट इज़ अ वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको याद रखना है। देखो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सपोज दैट दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल, है ना। मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं? 46। अब ये जब फर्टिलाइज़ करेगा, तो इसमें जो सेल का डिवीज़न होगा, है ना, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा, तो इसमें से 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें से आएंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आएंगे। तो 46 का हाफ क्या हो जाएगा? 23। 46 का हाफ यहाँ पे कितना हुआ? 23। तो ये 23 मिलकर बना लेगा 46, है ना। 46 क्रोमोसोम्स को यहाँ पे बना लेगा। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जा रहे हैं किसमें? पेरेंट्स से जा रहे हैं उनके बच्चों में, है ना। पेरेंट्स से उनके बच्चों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जा रहे हैं, है ना। और ये हाफ मिलकर फुल हो गए 46। इज दैट क्लियर? इसीलिए मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन
रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब नंबर में कम आ रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इस क्रोमोसोम रिसीव हो रहे हैं वो हाफ नंबर में रिसीव हो रहे हैं उनके पेरेंट सेल से। इस बात को आपको एकदम अच्छे से रिमेंबर कर लेना है ना। तो 1 क्रोमोसोम ईच पेयर, हर पेयर से एक क्रोमोसोम्स आएगा, हर पेयर से एक क्रोमोसोम्स आएगा। तो इस इज़ कॉल्ड रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सपोज दैट यहाँ पर देखो आपको दिया भी है कि बॉडी सेल्स में मैन में भी 46 होते हैं जो कि 23 पेयर में होते हैं। यहाँ पर 2 क्या है, 2 आपका जो है ये नंबर है, और n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। यहाँ पे वैसे ही सपोज दैट कि वुमेन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और पेयर में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग, है ना। तो सेक्स सेल 23 इसमें से जाएंगे, 23 इसमें से जाएंगे, 23 मिलकर क्या हो जाएंगे, 46, है ना। न्यू बेबी में यानी कि 46 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है ना। तो हमने आज देख लिया कि किस तरीके से सेल जो है, किस तरीके से कौन कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जीन्स क्या होती हैं, और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सेल के डिवीज़न की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे हम लोग सेल डिवीज़न को भी इसमें पढ़ सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।